हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे पहले लेक्चर में हमने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था और उस टॉपिक से भी एकेटीयू में क्वेश्चन कंफर्म आता है 10 मार्क्स का, या नॉन होमोजीनियस से कंफर्म क्वेश्चन आता है। तो ये दो टॉपिक यूनिट 1 के ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से 10 मार्क्स का कंफर्मेशन है। तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। नॉन होमोजीनियस में कैसे काम करते हैं या होमोजीनियस में कैसे काम करते हैं, ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए। तो होमोजीनियस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं ये है नॉन होमोजीनियस। तो आपको याद होगा जब हमने टर्म यूज़ किया था होमोजीनियस, तो होमोजीनियस का मीनिंग था एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ईच एंड एवरी टर्म का ऑर्डर सेम हो। अब कह रहे हैं नॉन होमोजीनियस, तो इसका रिवर्स ले लेते हैं, अपोजिट ले लेते हैं, वेयर ऑल पार्शियल डेरिवेटिव इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, del 2z अपॉन del x स्क्वायर माइनस del 2z अपॉन del y स्क्वायर प्लस del z अपॉन del x माइनस del z अपॉन del y। अब सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर चेंज हो गया। तो जैसे ही ऑर्डर चेंज हुआ, इसका मीनिंग ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये क्वेश्चन है नॉन होमोजीनियस। और अगर यहीं पर हमारा ईच एंड एवरी टर्म का ऑर्डर सेम होता तो क्वेश्चन हमारा होमोजीनियस पे ट्रांसफर हो जाता। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए ऑर्डर 3, ऑर्डर 2, ऑर्डर 1, ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 1 है। तो अगेन ये क्वेश्चन हमारे पास है नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन। अब नॉन होमोजीनियस में कैसे काम करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे जैसे होमोजीनियस में करना सीखा है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस CF लिखने का डिफरेंस है और कुछ रूल्स PI के डिफरेंट हैं। बाकी एज इट इज़ सेम टॉपिक की तरह से ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मैं लेने जा रही हूँ रूल्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन में देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आप वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जहाँ पर भी डेल अपॉन डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव है, आप उसको रिप्लेस करेंगे कैपिटल D ऑपरेटर से। जहाँ विद रिस्पेक्ट टू y है, आप उसको लेंगे D डैश, रिप्रेजेंट करें D डैश ऑपरेटर से। तो जो भी आपके पास कंप्लीट इक्वेशन होगी उस कंप्लीट इक्वेशन को D और D डैश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल 1 की बात करूं और एग्जाम्पल 1 का मुझे निकालना है सॉल्यूशन, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन को D और D डैश में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम एग्जाम्पल 1 को लें तो एग्जाम्पल 1 हमारा किस में कन्वर्ट होगा? देखिए z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स है, तो ये आपके पास बन जाता है D स्क्वायर माइनस विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स D डैश स्क्वायर प्लस विद रिस्पेक्ट टू x D माइनस D डैश ऑफ z, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा वो है D और D डैश में कन्वर्ट करना। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब आपने पूरा का पूरा इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन D और D डैश में कन्वर्ट कर लिया। तो इन जनरल मैं ये कह देती हूँ कि आपके पास जो इक्वेशन बन के आई वो इन जनरल कुछ ऐसे बन के आ गई, D और D डैश में पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया और राइट हैंड साइड कोई फंक्शन रखा है, एनी फंक्शन में ले लेती हूँ, लेट fxy कोई फंक्शन। तो पूरे क्वेश्चन को D और D डैश में कन्वर्ट कर लिया, ये मैंने जनरल लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से होगा जैसे हमने होमोजीनियस में पढ़ा। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय z इक्वल्स टू CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। मीनिंग अगेन सॉल्यूशन के दो पार्ट है, फर्स्ट इज CF एंड सेकेंड इज PI। तो आज के लेक्चर में जो हम निकालने जा रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो इसका फर्स्ट पार्ट वो है CF। अब नॉन होमोजीनियस में हम CF पर काम कैसे करेंगे वो सीखिए, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेथड्स फॉर फाइंडिंग CF। तो जब भी हम CF पर बात करते हैं हमें पता है कि जो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो जो CF है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, वो एक्चुअली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है जिसका राइट हैंड साइड क्या रखा हो? 0। तो जब भी CF निकालना हो राइट हैंड साइड को 0 बना लो। तो इक्वेशन क्या बन गई? 5D D डैश z इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, जो आपने ये इक्वेशन बना ली D और D डैश में, इसके फैक्टर करेंगे, लीनियर फैक्टर करेंगे।
अब फैक्टर लीनियर कह रहे हैं तो जैसे भी पॉसिबल हो फैक्टर करिए। मान लीजिए मुझे एक फैक्टर मिल गया, मैंने एक जनरल फैक्टर ले लिया d माइनस एम डी डैश माइनस ए, ये मुझे लीनियर फैक्टर मिल गया। ऐसे और भी इसके फैक्टर्स मिलेंगे। तो अगर मैंने लेट कर लिया कि किसी इक्वेशन के फैक्टर करने के बाद फैक्टर का फॉर्म कुछ इस तरह से आ गया d माइनस एम डी डैश माइनस ए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ किस तरह से लिख रहे हैं? तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ लिखने का क्या तरीका है? ये जो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म है आपके पास माइनस ए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ई रेज टू द पावर माइनस साइन अप्लाई करिए और कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव के साथ ही लीजिए, साइन के साथ लीजिए माइनस ए इंटू एक्स। आर्बिट्री फंक्शन फर्स्ट फंक्शन अप्लाई करिए f1। अब देखिए कांस्टेंट का रोल तो फिनिश हो गया, कांस्टेंट फिनिश हो गया। अब इक्वेशन क्या बची? d माइनस एम डी डैश बचा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ का क्या पार्ट आएगा? d y माइनस है तो प्लस अप्लाई करके m इंटू एक्स। तो जहाँ भी फैक्टर इस फॉर्म में दिया गया है आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ क्या आ गया? e रेज टू द पावर ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स। ये मेरे पास इसका आ गया सी एफ का पार्ट। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यही फैक्टर रिपीट हो जाए, तो रिपीटिशन में क्या करना सिखाया है? x से मल्टीप्लाई करते हुए। तो हम मान लीजिए यही मेरे पास फैक्टर था और ये रिपीट हो गया कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो सबसे पहले इस फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग ए के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने लिख लिया ई रेज टू द पावर माइनस ए इंटू एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, फिर इसको रिपीट कर दिया ई रेज टू द पावर ए एक्स, सेकेंड फंक्शन ले लो f2 वाई प्लस एम एक्स। ये आपके पास आ गया इसका सी एफ। अब मान लीजिए मैं मान लेती हूँ मुझे एक सी एफ बताना है, सी एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू, मान लीजिए फैक्टर कुछ इस तरह से दे दिया आपको d प्लस एम डी डैश और यहाँ प्लस ए लिख दिया। तब आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे? सिंपल ई रेज टू द पावर माइनस साइन अप्लाई करिए, कांस्टेंट ए एक्स, फंक्शन ले लीजिए f1। अब ये तो आपके पास चला गया, बचा क्या? d प्लस एम डी डैश बचा। तो d प्लस एम डी डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग d के कॉरेस्पॉन्डिंग y, अगर ये प्लस है तो माइनस m इंटू एक्स, ये आपके पास इसका सी एफ का पार्ट आ गया। बस इसी रूल को अप्लाई करते जाइए और सी एफ लिखते जाइए। इसी तरीके से एक फैक्टर और लेती हूँ। अब इस फैक्टर को मैंने कैसे लिया? अल्फ़ा डी, अब तक मैंने जितने बताए सब में डी का कोफिशिएंट 1 था। मान लीजिए किसी फैक्टर करते हुए डी का कोफिशिएंट 1 नहीं, कुछ टर्म आ गई, कांस्टेंट आ गई, अल्फ़ा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा, ये आपके पास फैक्टर आ गया। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे? ई रेज टू द पावर माइनस साइन अप्लाई करिए, कांस्टेंट टर्म कितनी है? गामा। लेकिन हमने जो जितने ये फॉर्मूले अभी हमने पढ़े हैं वहाँ डी का कोफिशिएंट क्या था? 1 था। तो अगर मैं सिंपल ये कहूँ कि मुझे डी का कोफिशिएंट अगर 1 बनाना है तो मुझे पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना होगा? अल्फ़ा से। तो आप इसे इस तरह से लिखिए, गामा अपॉन अल्फ़ा इंटू एक्स f1, ये आपने ले लिया। अब ये तो आपके पास हट गया। अब यहाँ पे लिखते जाइए अल्फ़ा डी के कॉरेस्पॉन्डिंग y प्लस का माइनस बीटा इंटू एक्स। तो हमेशा बस इस कांस्टेंट टर्म का ध्यान रखें, जहाँ कोफिशिएंट 1 था तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि माइनस ए अपॉन 1 लिया। यहाँ पर कोफिशिएंट देखिए, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 था तो कांस्टेंट टर्म क्या थी? माइनस ए अपॉन डी का कोफिशिएंट 1, तो ये 1 चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास कोफिशिएंट क्या था? डी का अल्फ़ा, तो माइनस गामा अपॉन अल्फ़ा इंटू एक्स f1 अल्फ़ा वाई माइनस बीटा एक्स। अब मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से भी फैक्टर आ जाते हैं कि फैक्टर आ गया अल्फ़ा डी प्लस गामा, अब इसमें डी डैश नहीं है, तब क्या करें? पहले गामा के कॉरेस्पॉन्डिंग ई रेज टू द पावर माइनस साइन लगाया, गामा ये आपने ले लिया, डिवाइड किससे किया? डी का कोफिशिएंट अल्फ़ा इंटू एक्स, फंक्शन लिया f1, ये तो चला गया, क्या बचा? अल्फ़ा डी बचा। तो अल्फ़ा डी की जगह वाई, ये इसका आंसर आ गया। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में डी ना हो, डी डैश हो, बीटा डी डैश प्लस गामा, तब किस तरह से लिखेंगे? बस यहाँ लिखने का तरीका अलग है क्योंकि डी डैश से स्टार्ट है। तो ई रेज टू द पावर माइनस, फिर से आपने क्या ले लिया? गामा अपॉन बीटा। अब यहाँ एक्स नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे? वाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ डी नहीं है। फंक्शन ले लिया f1, ये चला गया,
अब डी डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिख रहे हैं, बीटा एक्स, ये लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इजीली सी एफ को लिख सकते हैं। बस एक रूल याद रखना है लिखने का तरीका, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म एक्सपोनेंशियल में, बाकी फिर कांस्टेंट टर्म को आप हाइड करिए और उसके अकॉर्डिंग लिखते जाइए। अब इस पे बेस में कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सी एफ के, जिसमें ओनली सी एफ निकालना सिखा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं सॉल्व। मेरे पास एग्जाम्पल है r माइनस टी प्लस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्वेश्चन r s t p q फॉर्म में है, तो यहाँ हम कैसे करें, हमें एक जनरल नोटेशन पता है। p क्या होता है हमारे पास, डेल z अपॉन डेल x, q डेल z अपॉन डेल y। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गए। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर चले, देन r, सो डेल टू z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर s, दोनों वेरिएबल की मिक्सिंग डेल टू z अपॉन डेल x डेल y, एंड t डेल टू z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये है। अब देखिए क्वेश्चन में है r, तो r की वैल्यू है डेल टू z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो क्वेश्चन है डेल टू z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस का t आपके पास क्या है, डेल टू z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सो माइनस का डेल टू z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस का p इज डेल z अपॉन डेल एक्स, सो डेल z अपॉन डेल एक्स ले लिया, माइनस का डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन आपके पास ये है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, d और d डैश में कन्वर्ट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x है 2 टाइम्स, सो इट्स अ d स्क्वायर माइनस का d डैश स्क्वायर प्लस का d माइनस का d डैश ऑफ z, दिस इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट स्टेप में। अब क्या बताया कि जो भी आपके पास ये नॉन होमोजीनियस है, देखिए ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 1 नॉन होमोजीनियस है, तो जो भी इक्वेशन आपके पास बनी है उसको फैक्टराइज करिए। अब यहाँ देखिए इसके फैक्टर इजीली कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीनिंग ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस पार्ट के हम फैक्टर क्या लिख लें, हम लिख सकते हैं डी माइनस डी डैश, डी प्लस डी डैश, ये फैक्टर इसके कर लिए, प्लस डी माइनस डी डैश ऑफ z, दिस इक्वल्स टू 0। तो d माइनस डी डैश यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो d माइनस डी डैश हमने कॉमन ले लिया और ये बचा d प्लस डी डैश प्लस 1 z इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर आ गए मेरे पास। अब इस फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है। तो आंसर किस तरह से लिख रहे हैं, हम आंसर लिखते हैं हमेशा, क्या आंसर लिखते हैं, हम लिखते हैं z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ये आंसर लिखते हैं। अब राइट हैंड साइड तो 0 है, सो आंसर में पी आई की वैल्यू क्या हो गई 0, तो आंसर में सिर्फ क्या आएगा, ओनली सी एफ आएगा आंसर के अंदर। तो मुझे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ सी एफ लिखना है। चलिए 1 बाय 1, सबसे पहले d माइनस डी डैश का फैक्टर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ। अब देखिए कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, ई रेज टू द पावर 0x लगाया, फर्स्ट फंक्शन f1, d की जगह y, माइनस है तो प्लस d डैश की जगह x, ये बन गया इसका सी एफ का पार्ट। नेक्स्ट फैक्टर है d प्लस डी डैश प्लस 1, कांस्टेंट टर्म आइडेंटिफाई करिए, ई रेज टू द पावर माइनस कांस्टेंट टर्म 1 इंटू एक्स। सेकेंड फंक्शन ले लीजिए f2 के साथ, अब 1 को तो हाइड कर दीजिए, बचा क्या d प्लस डी डैश, तो d की जगह y प्लस की जगह माइनस इंटू एक्स, ये मेरे पास आ गया सी एफ का पार्ट। अब कंप्लीट आंसर कैसे लिखें, कंप्लीट आंसर लिखेंगे z इक्वल्स टू फर्स्ट ई रेज टू द पावर 0x f1 y प्लस x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस x f2 y माइनस x। दिस इज कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है सॉल्व d प्लस 4d डैश प्लस 5 होल स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सोचिए क्या ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है। ऑर्डर 1 कांस्टेंट टर्म आ गई, नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस में है, ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में दिया है, तो एक काम से बच गए कि अब तो हमें फैक्टर करने नहीं, ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म उसने दे दिया। अब ये जो फैक्टर दिया है वो कितनी बार रिपीट हो गया, 2 टाइम्स। तो इसका मीनिंग रिपीटिशन का हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 है, तो सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ सी एफ का पार्ट होगा, ओनली सी एफ, ये मेरे पास कंप्लीट आंसर होगा। अब सी एफ कैसे निकालें, हम लेंगे d
प्लस 4D' प्लस 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग CF का पार्ट क्या होगा वो लिख रहे हैं। कांस्टेंट टर्म 5, माइनस साइन लगाइए, 5 इंटू एक्स F1, 5 हाइड हो गया, बचा गया D प्लस 4D', तो D के कॉरेस्पॉन्डिंग Y प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस 4 इंटू एक्स, ये मेरे पास CF का पार्ट है, बट ये फैक्टर रिपीटेड है 2 टाइम्स, तो आंसर किस तरह से लिखेंगे। सो Z इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस 5x F1 y माइनस 4x, x से मल्टीप्लाई e रेज टू द पावर माइनस 5x, सेकेंड फंक्शन ले लो F2 y माइनस 4x, दिस इज आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है दिस, ये प्रॉब्लम है सॉल्व D' 2D प्लस D' प्लस 1 Z इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन को ऑलरेडी फिर से उसने फैक्टर फॉर्म में दिया। एक फैक्टर यहाँ ये जो प्रेजेंट है ये इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट करता है, ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म है, तो हम हर फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग CF लिख लें और लास्ट में सारा CF हम ऐड करके कंप्लीट आंसर दे दें। तो सबसे पहले मैं D के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखती हूँ, तो हम लिख रहे हैं CF कॉरेस्पॉन्डिंग टू D। क्या होना चाहिए इसका CF, कांस्टेंट टर्म नहीं है, e रेज टू द पावर 0x F1, सिर्फ D है तो y F1y, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है D', सो CF कॉरेस्पॉन्डिंग टू D', अब D' है तो क्या लें, e रेज टू द पावर 0 इंटू y ले लेते हैं F2, अब कांस्टेंट टर्म तो नहीं थी, 0 इंटू वाई, ओनली D' है, सो F2 x आ गया। अब CF कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2D प्लस D' प्लस 1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है, तो देखिए D का कोफिशिएंट यहाँ 2 रखा है, कैसे लिखेंगे, e रेज टू द पावर माइनस साइन लगाइए, कांस्टेंट टर्म 1, D का कोफिशिएंट 2 डिवाइड किया इंटू x, नेक्स्ट फंक्शन ले लेते हैं F3, 1 हाइड हो गया, बचा क्या 2D प्लस D', 2D के कॉरेस्पॉन्डिंग 2y प्लस की जगह माइनस x, सारा CF निकाल लिया, फाइनल आंसर में ऐड कर दो F1y F2x प्लस e रेज टू द पावर माइनस का x/2 F3 2y माइनस x, ये इसका आंसर आ गया। तो जितने भी फैक्टर है सबके कॉरेस्पॉन्डिंग CF लिखते जाओ और लास्ट में आंसर को ऐड कर दो। अब इस तरह से 3 एग्जाम्पल मैंने आपको हर केस के बता दिए। अब एक एग्जाम्पल ऐसा लेने जा रही हूँ जो फैक्टराइज ही नहीं होगा। कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि हमने क्वेश्चन को तो D और D' में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब फैक्टर करना पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करें, क्योंकि ईच एंड एवरी इक्वेशन के फैक्टर हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिया, एक क्वेश्चन D² प्लस D' माइनस P² इंटू Z इक्वल्स टू 0 है, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि P² यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म को प्रेजेंट करता है। अब इसके फैक्टर नहीं हो सकते किसी भी तरीके से कि मैं इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकूँ। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है जहाँ फैक्टराइजेशन आपको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है, तब आप उस केस में किस तरीके से काम करेंगे ये आपको सीखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है D² प्लस D' माइनस P² कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड into linear factors। तो यहाँ पर हम इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, और जो सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल सॉल्यूशन लेके चलते हैं। लेट ट्रायल सॉल्यूशन बी Z इक्वल्स टू कैपिटल A e रेज टू द पावर hx प्लस ky, ये हमने इसका ट्रायल सॉल्यूशन लिया। तो देखिए मुझे हर बार क्या निकाल रही हूँ, इक्वेशन को सॉल्व करके z निकाल रहा है, तो यहाँ तो हमने सॉल्यूशन ले लिया। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, वही मैं कराने जा रही हूँ कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास एक कंडीशन आएगी, देखिए A कांस्टेंट, H कांस्टेंट,
के कांस्टेंट, मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशन ज़रूर बन के आएगा जो इन कांस्टेंट में एक रिलेशन होगा। तो यहाँ पर जो कैपिटल ए, एच, के, ये सब आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इस सॉल्यूशन को हम यहाँ पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा, डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इंटू जेड मीनिंग ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन को पुट किया। अब जब मैंने सॉल्यूशन को पुट किया तो देखिए मुझे पास ये बना डी स्क्वायर किसका, ए ऑफ ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई का, अंदर ले गए फंक्शन को। डी डैश स्क्वायर किसका ले रहा है, फिर से ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई का लिया, और माइनस का पी स्क्वायर ई कैपिटल ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब बस कुछ टर्म्स आपको समझनी है, यहाँ समझाती हूँ। डी का मीनिंग क्या था, डी का मीनिंग था डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कह रहे हैं 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, डी स्क्वायर है, तो सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करके दिखाती हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई का, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बट किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। कैसे करें, ए कांस्टेंट, ई का डेरिवेटिव ई ही रहेगा, एच एक्स प्लस के वाई, चेन रूल लगाएं, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एच एक्स का डेरिवेटिव आ गया इंटू एच, एक बार किया एच आ गया। अब इसी में दूसरी बार अगर मैं करूं, मुझे निकालना हो डी स्क्वायर ऑफ ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, मतलब इसी आंसर को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलना चाहिए, ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, एच ऑलरेडी है, अगेन कर रहे हैं, एक एच और आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं यहाँ पुट करती हूँ, ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ए एच स्क्वायर ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस, अब डिफ्रेंशिएशन डी डैश, अब डी डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, डी डैश रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू वाई को रिप्रेजेंट करता है, मीनिंग अब की बार डिफ्रेंशिएशन इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो कौन सा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, के कितनी बार कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिमिलरली ए के स्क्वायर ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। नेक्स्ट टर्म एज इट इज, इसमें तो कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन से एक टर्म कॉमन आ गई, वो टर्म है मेरे पास ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो बचा क्या मेरे पास, ये तो मैंने कॉमन निकाल ली टर्म्स, तो टर्म्स क्या रह गई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सोचिए 2 फैक्टर हैं, एक ये रखा एक ये रखा, दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, इसका मीनिंग कोई ना कोई एक फैक्टर तो 0 होगा। ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मैंने सॉल्यूशन लिया है, तो कंडीशन क्या है, ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये 0 नहीं होगा क्योंकि यही तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 0 नहीं ले रहे हैं, तो बचा क्या ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन बचता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको 0 होना पड़ेगा तभी ये क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। और यही आपसे कहा था कि जो हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, इसमें हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, उनमें कोई ना कोई रिलेशन निकल के आएगा, तो रिलेशन क्या निकल आया, दिस। अब हमें बस इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखें, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन में सी एफ, क्या इसका आंसर क्या मिलेगा, ओनली सी एफ, तो हम क्या लिख रहे हैं, ज़ाड इक्वल्स टू सी एफ। अब सी एफ कैसे लिखना है, जो सॉल्यूशन लेट किया था उसमें बस एक समेशन का साइन लगा दो, समेशन ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन की तरह से काम करेगा। कंडीशन दे दो कि एच और के पर क्या कंडीशन आई, वेयर एच और के पर कंडीशन आई हुई है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इज आंसर। तो जहाँ पर फैक्टर पॉसिबल ना हो इस अप्रोच को यूज़ करेंगे, जो सॉल्यूशन लेट किया डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है, जैसे मैंने पुट किया डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते चलेगा। डिफरेंशिएशन के बाद हमें कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर मिलेगी, और फाइनल आंसर लिखते हुए जो सॉल्यूशन लेट क्या है बस आप उसमें क्या अप्लाई कर दें, एक समेशन अप्लाई कर दें। तो आई थिंक ये सी एफ का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे नॉन होमोजीनियस के पी आई के केसेस,
कि हम पी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।